भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में जो अलग अलग कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। पहला, अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दिक्कत क्या करने लगे थे अंग्रेज कि सामाजिक तो सामाजिक आर्थिक मामलों के साथ साथ ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। और एकदम जो इनका एक शुरू का एक मोनोपोली था कि पहले जो है राजनीतिक कंट्रोल स्थापित करो, उसके बाद एक लंबे समय तक आप किसी को वैसे गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं। उसका एक बड़ा अच्छा जरिया होता है धर्म। अगर आप किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट कर दें तो धीरे धीरे ना वो अपने आप मानसिक रूप से आपका जो है वो आदमी होता चला जाता है, धर्म के नाम पर भी वो आपका हो जाएगा। तो अंग्रेज इसीलिए बहुत चालाकी से जो है धर्म वाले चीजों पर भी चोट कर रहे थे और अपने धर्म को जो है वो लादने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह माइंड गेम खेल करके इनको अपने ग्रिप में लाया जा सके। तो कार्ल मार्क्स बोले ही थे कि धर्म अफीम है। तो और वो उनके इस राय से हम एकदम सहमत हैं। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी। और असल में ये इंग्लैंड पहुंचे थे, वहां पर ये सांसद भी बनते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। और भारतीय सुधार समिति इसलिए स्थापित किया था इन्होंने ताकि ये समझ गए थे कि भारत में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि जहां पर जड़ है ना वहां पर हार करो। क्योंकि हम लोग यहां करेंगे तो यहां तो हम लोग बिचौलियों से डील करेंगे ना। इंग्लैंड से सीधे डील करने के लिए हम लोग को कहां जाना चाहिए? इंग्लैंड जाना चाहिए, क्योंकि यहां बिचौलिए हैं। वायसराय सब क्या थे? वायसराय का मतलब उसे डील करना, बिचौलिया से डील करो। और वहां जाओगे तो सीधे हम प्रधानमंत्री से डील करेंगे, राजा रानी से डील करेंगे। तो ये अपना क्या, 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। 1887 के बाद 1885, 86, 87 तक इनको लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे लिए सेफ्टी वाल्व का काम करेगी, कि जब भी कोई रोष उत्पन्न होगा, असंतोष होगा, तो ये भारतीय जो हैं 3 दिन आएंगे और 27, 28, 29 दिसंबर को टटराएंगे, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और चले जाएंगे। लेकिन वो समझ ही नहीं आया ना कि ये धीरे धीरे ये मंच इन्होंने जो प्रदान किया, ये धीरे धीरे इनके लिए जुड़ने का मौका बन गया और ऐसा गले की फांस बन गया कि फेरा में लग गई ये। और भारतीयों के लिए कांग्रेस छतरी का काम करने लगी, यानी कि ओला गिरे बारिश हो, कांग्रेस नाम की छतरी उनको बचा लेती थी। और ये क्या सोच रहे थे कि ये हमारे लिए प्रेशर कुकर में जो वाल्व होता है उसमें से जो है असंतोष जो है निकलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट, कुंठा में इनको बोलने दो। लोग कहते हैं कि इतना ये क्या बेचारा थोड़ा बोल ही लगा तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, बोलने दो। यही था, लेकिन उल्टा हो गया। तो 1887 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार का रुख जो है इसके लिए कठोर होता चला गया था। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और दिनसा इदुलजी वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रमेश चंद्र दत्त अपने आप में बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया। ठीक है, धन का पलायन सिद्धांत, इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। कि कैसे यहां से पैसा जो है निकलता जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का वर्णन कर अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले चुनाव लड़े थे, हार गए थे। दादा भाई नौरोजी चुनाव लड़े लेकिन जीत गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। ठीक है, ये फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। याद रखना, जिस साल 1892 का अधिनियम पारित हुआ था, जो बजट पर चर्चा का अधिकार मिला था, उसी साल ये फिन्सबरी से चुनाव जीते थे हाउस ऑफ कॉमन्स का। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। शिमला में 16 जुलाई को तय हुआ था इस सिलसिले में निर्णय लिया जाएगा। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब कर दी? 20 जुलाई 1905 को।
बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन को ही हम लोग बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन को ही हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बंग भंग। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, यह डेट याद रखना। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया, राखी दिवस। और ये भाई बंधन नहीं, हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को राखी बांधते थे कलाई में। और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले के मित्र कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी में के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन याद रखने के लिए स से स्वदेशी, स से संजीवनी, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, याद रखने के लिए याद रखिएगा। कृष्ण सुदामा इससे मित्र के लिए संजीवनी साबित हुए थे। संजीवनी स्वदेशी आंदोलन। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम आंदोलन आंध्र के डेल्टा इलाकों में, यानी समुद्र से सटे हुए इलाके में। आंध्र वाला, ठीक। वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व जो है सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पूना और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक ने और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। ये याद रखिएगा। ये पूछता है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है। चिदम्बरम पिल्लई का मतलब होता है तमिल की भाषा में छात्र। पिल्लई का मतलब छात्र होता है। तो ये टाइटल चूंकि पिल्लई, कैसे हम लोग विद्यार्थी लगाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, आशीष विद्यार्थी, वैसे ही चिदम्बरम पिल्लई। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी, ठीक है। ये जो स्वराज लिख देता है ना, इसको सुधार लेना, दिस इज स्वराज। हर जगह हम देखते हैं गलत लिख देते हैं सब, यहां ठीक लिखे हुए। स्वराज, खुद का राज। राज्य तो हो गया स्टेट टाइप का, स्वराज। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कांग्रेस के मन से इसकी मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल और उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। काट लीजिएगा यहां बोस को, ठीक है। इसको काट के घोष कीजिए सब लोग, इसके चक्कर में मत रहिए तो बर्बाद कर देगा ये। रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। रास बिहारी घोष, इसको काट लो बिना टेंशन लिए, मेरे गारंटी पर, ठीक है। रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस कर ही नहीं सकते थे, गरम दल के थे, अब बम वाले थे वो, ठीक। जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर बम पटकवाए थे और उसके बाद वो जापान भाग गए थे, ठीक है। जो कि बाद में फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह के विचार पर। और उसके बाद उसको किसको सौंप दिए थे? सुभाष चंद्र बोस को। तो बोस ने बोस को सौंपा था और बोस ने दिल्ली में बम मरवाया था। बॉस से बोस, बॉस से बम, बॉस से बोस, ठीक है। और ये यहाँ रास बिहारी घोष। और असल में ये स्वदेशी आंदोलन चलाने का तरीका तो छोड़िए, मेन क्या था कि 5 में सब सोचे कि लाला लाजपत ये बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, नहीं बनाए, सब कर दिए गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर 6 में इन लोगों ने सोचा कि अब की बार बनाएंगे सब बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन अब की बार बना दिए सब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को फिर से तीसरी बार। और जब तीसरी बार जब आया 1907 में, तो इनको लगा चलो अब की बार तो बाबा को जो है बाल गंगाधर तिलक को अब की बार अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस बार बना दिए एक अनाम से नेता रास बिहारी घोष को। बस इसका पारा जो है चढ़ गया, आई कुर्सी तक मार दिए सब, उस दिन कुर्सी तक चला दिए सब। अब पहले समय हुआ था नागपुर में, इसको उठा के करवा दिए सब सूरत में, ठीक है। बस मारपीट हो गई पूरी जबरदस्त तरीके से, नरमपंथियों सब भाग गए। तो रास बिहारी घोष का सारा अध्यक्षता किया, बुला गया
इसीलिए चिढ़ में सब अगले साल भी किसको अध्यक्ष बनाए, 1908 में भी रास बिहारी घोष हो गए, ले इन्हीं को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तब जाकर के जो है 9 साल के बाद लखनऊ में जाकर के इन सबके बीच में आपस में एकता हुई, लखनऊ समझौता हुआ। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की अश्वनी कुमार दत्त। चलो इसको पहले देख लेते हैं, उसका फिर हम नीचे चले जाएंगे। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां। देखो डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, 2-4-10 लोगों का। करजन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अरविंद घोष, कांग्रेस टीबी से मरने ही वाली है, क्षय रोग से। अरविंद घोष ने क्या कहा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं, भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्वनी कुमार दत्त जो संदेश बांधो समिति वाले, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, 27, 28, 29 दिसंबर। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली। याचना माने वही हुआ। ठीक है, हम फाउंडेशन में सबको याद करवा देते हैं, रटवा देते हैं। मतलब अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त 3 हुआ, ठीक है, 3 दिनों का तमाशा। और अश्वनी तलाबिश तमाशा, ठीक है। फिर चटर्जी चटोरा कटोरा, जो ये पदों के भूखे हैं, भूखे हैं, चाट। तो याद रखने के लिए सिर्फ समझ रहा है ना, तो चटर्जी भूखे हैं तो चाट, चटर्जी चाट के, तो ये। फिर और भी कुछ चीज है जो हम ऐसे ही हम लोग याद करा देते हैं। हाँ, तो बोल बोल के हम लोग ऐसे हम बहुत चीज याद करवा देते हैं, क्योंकि अभी अब रिवीजन टाइप का है, इसलिए 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु था, 1893 का। कैसे परिवर्तन बिंदु था? स्वामी विवेकानंद जी 30 साल की उम्र में अमेरिका के बहुत बड़े नगर शिकागो पहुंचे, ठीक है। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में आगे खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। उन्होंने बोलने शुरुआत ही किया अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो उन सबको अपना अपनापन लगा कि भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। आज जैसे बाकी सब क्या कहते होंगे, फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, दिस दैट, तो और इस बार जो है ये अपना चल दिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई थी, ठीक। 1893 में ये खुद ही 21 साल के थे, तो योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला लिखी, लेखमाला, लेखों के आर्टिकल्स का सीरीज, न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर दी ओल्ड, ठीक है। बूढ़े लोगों के लिए नया लैम्प, नया प्रकाश, नई आशा, एक तरह से जो अपनी आशा खो चुके थे उनके लिए। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे पहले बनारस शहर में रहने लगी थी, वाराणसी में। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूं। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। हुआ क्या था, महात्मा गांधी बैरिस्टर बने। इंग्लैंड में जो भी लॉ करता है, यहां पर लॉ करने पर आप लॉयर बनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो एडवोकेट बनिएगा।
वहां पर लॉ करने वाले को बैरिस्टर बोलते हैं इंग्लैंड में। और ये आ करके बॉम्बे में प्रैक्टिस शुरू किए, तो इनका ना वकालत इनकी चलती ही नहीं थी, तो ये फ्रस्ट्रेट बहुत रहने लगे महात्मा गांधी, कहे कि यार ऐसे तो हम वकालत ही नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं के गुजरात के पोरबंदर साइड के एक अफ्रीकी व्यापारी, अफ्रीका में व्यापार कर रहे थे अब्दुल्ला जी, तो ये सेठ उनका नाम नहीं था, ये सेठ था पैसे वाले थे इसलिए, ठीक है। तो ये अपना मोहम्मद अब्दुल्ला ही थे, और इन्हीं के मुकदमे के लिए वो बोले कि चलेगा, चल तो मेरा मुकदमा लड़ना। अब ये सोचे कि बॉम्बे में तो कुछ हो रहा नहीं है, तो चलो इसी बहाने अफ्रीका, थोड़ा बहुत कुछ पैसा हो जाएगा, फिर अपना लौट आएंगे, फिर देखेंगे बॉम्बे में अपना क्या करना है। लेकिन जब ये गए ना वहां तो इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि कहें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी टाइप में। और जब वहां थे तो फर्स्ट क्लास के डब्बे का टिकट लिए थे ट्रेन का, फिर भी वहां अंग्रेज ने उठा के इनको बाहर फेंक दिया सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे। इंग्लैंड में इसके पहले ये क्या हुआ था कि जब बाल कटवाने गए, जब बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे वहां, तो जो नाई था वहां इंग्लैंड में बार्बर, उसने कहा भाग यहां से, तेरा बाल हम काटेंगे। तो महात्मा सला हम पोरबंदर के दीवान के बेटा आई, हमको कहा कि तोर बाल हमें काटबो रे, भाग यहां से। तो ये कहा है ये नाई और मैं पोरबंदर के दीवान का बेटा, अरे भाग इंडियन कहीं का। तब गांधी जी को समझ आई, इन दो घटनाओं ने गांधी के जीवन पर बड़ा असर डाला। एक इंग्लैंड में नाई के द्वारा ढकेला जाना, भाग यहां से, हम तुम्हारा बाल काटेंगे। और दूसरा जब इनको ट्रेन से सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे उतार के फेंक दिया गया, नहीं भागो यहां से, फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हैं। तो अब महात्मा गांधी क्या किए, अपने से कैंची खरीदे इंग्लैंड में, और ये अपना बाल जो है शीशा में देख अपने से काट लेते थे। तो जब ये पढ़ने के लिए पहुंचते थे तो यार ये कौन चूहा ऐसा कुतर दिया है बाल, तो गांधी जी बोले नहीं किसी से कुछ, लेकिन वो आत्मकथा में बाद में लिखते हैं कि तब हमको समझ में आया कि भारत में ऐसे ही ना शब्द दोहराते हैं, किसी को कैसा लगता होगा। यही कारण है कि गांधी जी के नेचर में एक बड़ा चेंज आ गया, जब वो खुद झेले ना उस भेदभाव को, कि देखो कैसे अंग्रेज मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, कि नाई है हमसे भेदभाव कर रहा है, कि भाग यहां से, बड़का पोरबंदर के दीवान के बेटा। तो कहा कि देखो कि अलग अलग लेवल पर ये अंग्रेज हम लोग को सिखाते थे कि तुम लोग डिस्क्रिमिनेशन करता है, खुद करते थे। तो गांधी जी के जीवन में बहुत अंतर आया इससे, और यही कारण है कि वो अफ्रीका में टिक गए, कि जब तक हम अपने भाइयों को यहाँ इन लोगों के चंगू से नहीं ये कराएंगे तो बनाएंगे। अब 20 साल रह गए, बीच में सिर्फ एक बार 1901 में आए थे, जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, तो दिनसा अब्दुल जी वाचा कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस साल, और वहीं से फिर आए तो 1915 9 जनवरी को आए थे। फिर क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित की, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन हुआ अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1903 को। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर, ये भी इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, प्रमथनाथ मित्र, ठीक है, ये प्रथम नहीं है, इनको ना नाम चेंज कीजिए, इनका प्रमथ कीजिए, प्रमथ, क्या हम कहें, प्रथम नाथ नहीं है, दिस इज प्रमथ, प्रमथनाथ, हाँ वही कहें, इसलिए तो खैर हम लोग हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, जो भी गलती आएगी हम लोग सुधरवा देंगे। टीचर से पढ़ने का ही ना फायदा होता है कि जो गलती है वो सुधर जाता है। प्रमथनाथ मित्र, पी मित्र, इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसे कार्यकारिणी के, पहली कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। देखो फिर यहां प्रथम नाथ लिख दिया है। प्रमथनाथ मित्र, चित्तरंजन दास जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे, अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे, सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे, और सिस्टर नमिता कार्यकारिणी की विशेषता थी। ये वही सिस्टर नमिता थी जिनका नाम मार्गरेट नोबल था,
और जो कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी, और कहा जाता है कि इन्होंने प्रणय निवेदन भी कर दिया था, तो प्रेम का अपना इजहार कर दिया था। और विवेकानंद जी ने कहा कि प्रेम है आपको मेरे से, तो हाँ, तो ठीक है, तो आप हमारी माँ को भी हमसे बहुत प्रेम है, तो आप हमारी माँ बन जाइए। अब देखिए कि क्या मतलब कहा जाए इनको, तो ऐसा उनका मन वितृष्णा से भर गया उसके बाद कि वो सीधे मार्गरेट नोबल से सिस्टर निवेदिता हो गई। नाम है रखली सिस्टर, आई एम सिस्टर ऑफ एवरीवन, जाओ, तो जो होना था हो गया। एंड शी बिकेम लेटर ऑन सिस्टर निवेदिता कि जाइए। तो क्या किया जाए, और यही ना 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य विषय खून का बदला, खून देख लीजिए, मैडम सिस्टर निवेदिता भी इसमें थी, खून का बदला। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई, बारिंद्र कुमार घोष किसके छोटे भाई थे? अरविंद घोष के। अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के छोटे भाई थे, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई, अब बारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के छोटे भाई थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था ना, तो नरेंद्र नाथ दत्त, और छोटा भाई भूपेंद्र नाथ दत्त। अब समझ में आ गया, सगा छोटा भाई। अब पता चल गया ना, इसे ना आप यहां आते हैं। कागुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान कर दी, ठीक है। भारत का गजेटियर में लिखा हुआ है कि बारिंद्र कुमार घोष ने 1906 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, लेकिन 1903 में ही हुआ था। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो जाए, एकदम सन्यासी बन जाए। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति, प्रेजेंट स्ट्रेटेजी, उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है, लोगों को मिलिट्री के हिसाब से ट्रेंड किया जाना चाहिए। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने का गया। छापामार युद्ध का मतलब होता है गोरिल्ला शैली, गोरिल्ला टेक्निक। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास काउंगो को पेरिस भेजा ताकि वो बम बनाना सीखें। किसको भेजा? हेमचंद दास काउंगो को, जिन्होंने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सन फ्रांसिस से बम बनाना सीखा। निकोलस सन फ्रांसिस से, ये जो रूसी क्रांतिकारी होते थे ना, इन लोगों को विनाशवादी यानी कि निहिलिस्ट कहते थे। निहिलिस्ट, ये पूछता है एग्जाम में कि इनको क्या कहते थे? निहिलिस्ट यानी विनाशवादी, विनाशवादी। निहिलिस्ट। फिर बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक वीकली मैगजीन प्रकाशित किया, साप्ताहिक पत्रिका। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना वही प्रमथनाथ मित्र और पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैरकानूनी घोषित कर दी गई। एक जज था बंगाल में, किंग्सफोर्ड, कलकत्ता में, तो क्रांतिकारियों के खिलाफ काफी कड़ा निर्णय देता था। क्रांतिकारियों ने तय किया कि किंग्सफोर्ड को मार देना है, और सरकार को इसकी भनक लग गई कि क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या करने में पड़े हुए हैं, तो उन्होंने किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर बंगाल से मुजफ्फरपुर कर दिया
ताकि इसकी जान बच जाए। तब समिति ने तय किया कि जा करके मुजफ्फरपुर में मार देना है। काम के लिए 2 बंदे नियुक्त किए गए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। एक 18 साल के, एक 19 साल के बच्चे थे, और दोनों को बोला गया कि जाके मारो तो बम। और दोनों चले गए। बग्घी निकली, इनको लगा कि वही बैठा होगा, किंग्सफोर्ड, मार दिया। 2 अंग्रेज महिलाएं थी, मां बेटी थी, दोनों ही भारत समर्थित थी, भारत के स्वतंत्रता का समर्थन करती थी, और वही दोनों मारी गई गलती धोखे में। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी और लोग भागे। प्रफुल्ल चाकी को मोकामा रेलवे स्टेशन में पुलिस ने घेर लिया, जहां उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में ही चाय की दुकान में बैठे हुए थे। रेडियो बज रहा था। रेडियो में न्यूज आया कि बम मारा गया किंग्सफोर्ड पर, लेकिन वो नहीं थे। बग्घी में 2 अंग्रेज स्त्रियां थी, मां बेटी थी, वो मारी गई। खुदीराम बोस 18 साल के बच्चा, मुंह से हाथ तरीके, गड़बड़ हो गया। चाय वाला चुपचाप सुन रहा था, भारतीय था, मुजफ्फरपुर का। चुपके से गया, कहा कि चाय चढ़ा करके, और जाके ब्रिटिश पुलिस को खबर कर दिया कि एक लड़का संदिग्ध गतिविधि है। जैसे ही रेडियो में न्यूज सुना, वो दुखी हुआ कि अरे यार ये क्या किए। बच्चे को ये दिमाग नहीं कि बगल में लोग सुन सकते हैं, ठीक है। और अपने गलती से जो है खुदीराम बोस पकड़े गए। इनको क्या लगा कि सब तो भारतीय ही, सब थोड़ी जाएंगे, आखिर इन्हीं भारतीयों के दम पर तो अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे। और वो गया और जाके खुदीराम बोस को पकड़वा दिया, और बाद में उसी मुजफ्फरपुर में 18 साल के खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। तो अपने पकड़े गए थे गलती में, वही बच्चा की बुद्धि। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम मिसेस केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया, जिसे 2 में वही पिंगले वहां का बहुत बड़ा वकील था, और पिंगले की पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा रेलवे स्टेशन में सुसाइड कर लिया, और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ये पकड़े गए थे, ठीक है। पकड़े कैसे गए थे तो नहीं बताया, हम बता दिए। 1889 में जन्म हुआ था, हबीबपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाली पुलिस का नाम देख लीजिए, सिंह जी या मिश्र जी थे। फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र थे, ठीक। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज करंडफ था। सरकारी वकील बने थे, देख लीजिए, मजूमदार थे, मानूक और विनोद मजूमदार, यानी सब लोग थे मिले हुए। समाज में खाली मिश्रे जी सिंह जी नहीं थे, मजूमदारों जी थे, समझ जाइएगा। और खुदीराम बोस की तरफ से वकील कौन थे? बोसे थे, कालिदास बोस थे। फांसी की तारीख, एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी की तारीख पर जा खड़े हुए, 11 अगस्त 1908, 18 साल का बच्चा। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर, हाँ गुड मॉर्निंग काजल, चलिए। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। ये सभी जो है बम मिला था, और बम मिला था यहां पर मनिकतल्ला में। कैसे जमुई में सिमुल तल्ला है, वैसे वहां क्या था? मनिक तल्ला, अलीपुर में। इसीलिए क्या चला था? अलीपुर षड्यंत्र केस। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशंस जज, सेशन नहीं होता है, सेशंस यानी सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज के सुपुर्द किया गया, और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस में सरकारी गवाह कौन बन गए? नैनत गोसाई को अलीपुर जेल में सत्यनाथ घोष और कन्हैयालाल दत्त ने गोली मार दी, जेल के भीतर ही गोली मार दिया था। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई, सत्यनाथ घोष और कन्हैयालाल दत्त को। इसमें नरेंद्र नाथ गोसाई सरकारी गवाह बने थे। बारिंद्र कुमार घोष, उलास्कर दत्त, हेमचंद दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन कालापानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 साल, 7 साल और 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए थे। कारण क्या था कि नरेंद्र जो गोसाई था वो इन्हीं के खिलाफ जो है सब ये गवाही देने वाला था।
ठीक है, नरेंद्र नाथ गोसाई को ही गवाही देनी थी अरविंद घोष के खिलाफ, और अरविंद घोष उसके बाद सीधे जो है फांसी पर जाते, लेकिन समय रहते सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया लाल दत्त ने उसको गोली मार दी, जिसके चलते गवाही नहीं हो पाई नरेंद्र नाथ गोसाई की। और उनको बचाने के क्रम में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हैया लाल दत्त फांसी पर चढ़ गए। अरविंद घोष को बचाने के लिए सत्येंद्र नाथ घोष को बचाने के लिए घोष और दत्त, कन्हैया लाल दत्त, नरेंद्र नाथ गोसाई को मारने के लिए, ठीक है। इसीलिए तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पौंडीचेरी में अपना आश्रम और विलय स्थापित कर लिया, और फिर वहीं रहे। फिर वहीं से मन दुखी हो गया कि बताओ, हमको बचाने के लिए जो है गवाह को सब मार दिए और खुद फांसी पर चढ़ गए देश के लिए। अरविंद घोष इतना व्यथित हुए कि छोड़ ही के निकल गए, संत बन गए एकदम। मन ही उनका व्यतीत हुआ, कारण मान लो कि चढ़ना आपको है, आपको पता है कि वो गवाही देगा तो हम चढ़ेंगे ही, और दो लोग हमारे उनको मार दिए और खुद फांसी भी चढ़ गए। वो आदमी का मन का समझ कितना डिस्टर्बिंग हो गया होगा कि मतलब उनके लिए। तो यही सब। महाराष्ट्र में बीडी सावरकर, वीर सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य वीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। पीएन वापट उस समय कौन गए थे? रूस कौन गए थे सीखने के लिए? गए थे ना उससे सीखने के लिए, बम बनाने के लिए, हेमचंद्र कानूनगो, हेमचंद्र। अब कौन गए थे? पीएन वापट। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताएं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया था। इस सजा को सर्वथा अनुचित मांगकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने के लिए अनंत कन्हरे को ठीक किया और उन्होंने जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी उसकी, और भेजो आजीवन निर्वासन दो जज जैक्सन साहब का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 जून 1909 को रात में नाटक खेला जा रहा था और नाटक हो गया। जो ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन के हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। सोच लीजिए, मतलब एक को सजा होने के क्रम में बचाने के दूसरे को मार देते सब। मतलब लो, तो ऐसा नहीं था। भारतीयों ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश दी, लेकिन फिर समझ में आ रहा है कि पकड़े कैसे जाते होंगे। देखिए ना, खुदीराम बोस को कौन पकड़ा? अंग्रेज पकड़े। खबर भी कौन किया? दुकानदार जो भारतीय था। पकड़ने वाली पुलिस भी कौन थी? भारतीय थे। समझ गया? तो ये सब हम ही लोग ऐसे थे। अंग्रेजों की कोई गलती नहीं थी, गलती हम लोग की थी जो हमने इनको चढ़ने दिया। तो हम लोग वैसे हैं, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे देश में ऐसे लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में इन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा और अंग्रेजी में और मराठी में केसरी नाम के 2 पत्रों द्वारा जागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। क्यों मनाना प्रारंभ किया था? ये हिंदुओं को एक करना चाहते थे और विभिन्न जातियों में बटे लोगों को एक करना चाहते थे, इसीलिए गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह यानी सेडिशन के चार्ज में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के ही आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। ठीक है, बर्मा के यानी कि आज का म्यांमार के मांडले जेल में, मांडले नॉट मॉडले, मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम डावर था। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया।
प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर प्लेग जो है वो चूहा के कारण फैलता है। और बेसिकली ये महाराष्ट्र में दिखाई देता है जहां काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी की एक खासियत है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है, इसमें जो है दरार पड़ जाती है ऊपर के लेवल पे, जिसके कारण उसमें चूहे जो है ज्यादा के घुसे रहते हैं, और जब पानी भरता है तो निकलते हैं सब, और ये चूहे जाकर के ना प्लेग फैला देते थे पुणे, सब महाराष्ट्र, इस सब में। तो प्लेग में जांच के नाम पर अंग्रेज अधिकारी पुणे के घरों में घुसते थे और महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, बदमाशी करते थे। यही चीज चापेकर बंधुओं को बर्दाश्त नहीं हुई। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने 22 जून, ये 3 लोग थे टोटल, एक भाई का नाम अभी और छोड़ दिया है, ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड और आयस्ट की गोली मारकर या बम मारकर हत्या कर दी। ये भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी, पहली राजनीतिक हत्या, पोलिटिकल असैसिनेशन। इट वाज द फर्स्ट पोलिटिकल असैसिनेशन ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। महाराष्ट्र से क्रांति पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया था, ठीक है, काल का जो है संपादन परांजपे ने 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि गुजरात के रहने वाले थे, ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को विदेशों में क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है, सबको छात्रावास देते थे। लंदन में जो भी बच्चा पढ़ने आता था ना इंडिया से, उन सबके लिए हॉस्टल की स्थापना यही किए थे, वहां भी छात्रावास था, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी, और मैगजीन निकाले थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ। अवनींद्र रविन्द्रनाथ टैगोर के ये थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1906 में। न्यू इंडिया, और ये लिख लेना, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट उनका वो था, मैगजीन था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र और 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। न्यू इंडिया और वंदे मातरम, बिपिन चंद्र पाल। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। मुख्यालय कहां था मुस्लिम लीग का? लखनऊ में। अमृतसर में जिसका अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। सब कुत्ता अगर बगल में भूख रहा है तो उसका जो है आत्मसात कर जाइए उसको। कहने का मतलब कि अपने कंसंट्रेशन को इतना ये कर लीजिए ना कि असर ही नहीं पड़े कि वो भूख रहा है, ठीक है। एक हम जब पटना हाईकोर्ट का मॉक ले रहे थे तो एक लड़की आई और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया बस वो बगल में कुत्ता भूखना शुरू किया। हाँ, तो सुबह में क्लास जैसे ही शुरू होता था बस वो शुरू हो जाता था और जब तक क्लास नहीं चल रही होती थी वो शांत रहता था
और जैसी क्लास हुआ तो भूखना शुरू कर देता था। तो लड़की मौक देने के लिए अभी बोलना ही शुरू की, कुत्ता भूखना शुरू किया, तो वो ना परेशान हो गई। तो हम लोग देखो, जब तुम यहां भूखते समय अगर तुम मौक दे पा रही हो तो सोचो कि वहां कितना इजी के साथ मौक दे पाओगी। तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि उसे क्या हुआ कि जब आप इसको झेल सकते हैं तो आप दुनिया में किसी को भी झेल सकते हैं। देखो कुत्ता चुप हो गया, ठीक है, वो समझदार है। तो हंसेगा फिर भूखने लगेगा। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट की मांग की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की, जिसको 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। सैयद अमीर अली ने। भिकाजी रुस्तम कामा पारसी थी, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने की जानी जाती है। तिरंगा आज वाला नहीं, उस समय का तिरंगा। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। कौन? मैडम भिकाजी। और दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी काम किया था, याद रखिएगा। निजी सचिव के रूप में न केवल भिकाजी कामा बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी निजी सचिव के रूप में काम किया था, याद रखना। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने इंग्लैंड में विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक, ये जो था वहां का राजनीतिक सलाहकार था भारत सचिव का। और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को वहीं पर फांसी की सजा भी दे दी गई 1.5 महीना में। 21 जनवरी 1909 को अनंत कन्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी थी। ठंडा का टाइम था, घर जा रहा था वहां से अपना क्रिसमस मनाने के लिए। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो कि 1905 से चल रहा था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने, देखिए अब सही नाम पकड़ा है, रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकवाया। बम फेंका नहीं, बम फेंकवाया। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। अच्छा, नीचे आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अरुंडेल कमेटी। लॉर्ड मिंटो ने 1905 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन एटी अरुंडेल के लीडरशिप में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की संस्तुति किसने की थी? एटी अरुंडेल ने। और कहा था कि जमींदारों की समिति बनाने की अनुशंसा की थी, सामंतों की। और एटी अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट पर बंगाल को फिर से एक बार एक कर दिया था, याद रखना, एटी अरुंडेल। एक नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष हुए। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। काशीराम, कांसीराम नहीं।
1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा। भारत के उद्योग। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, देखिए उतना बड़ा पोर्शन आधा घंटा में खिंचा गया है। मेन मॉडर्न ही होता है, एक बार मॉडर्न खिंचा गया ठीक से तो बहुत हेल्प हो जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। पहला भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, जिसको बाद में बर्नपुर कहा जाने लगा, में किया गया था। यहां 1922 से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। ठीक है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसको ISCO, इसको। ठीक है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको, तो इसका नाम वही पड़ा। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में मैसूर राज्य, वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, VISCL। उस समय क्या नाम था? मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। तीसरा स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में की गई। बाद में 1953 में से भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात देखिए लौह इस्पात कारखाना। आज जबकि इसमें टिस्को नहीं दिया है क्या? जमशेदपुर भी तो 1907 में हुआ था, साक्षी गांव में। इसमें नहीं है पहले पेज पर, मतलब अच्छा अच्छा, नीचे वाला छूट गया वो क्या? अच्छा अच्छा, कंटिन्यू वाले में ये रह गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लगा होगा कि कुछ अलग से कुछ होगा। अच्छा अच्छा, क्या है उसमें? अच्छा है तो है, वो गलती से बढ़ गया था। हाँ हाँ, हम वही कहें कि वो लगता है कि वो खट से टच किया होगा ना, आ गया होगा वहां, तो हमको लगा होगा। ठीक ठीक, वही हम तभी हम सोचे, हम कहे यार ये टिस्को कैसे नहीं दिया है, मैंने 1907 का टिस्को हुआ है। हम मन में सोच रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती कर दिया। लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए अब आ गया, वही हम कहें कि वाई इट इज मिसिंग। अच्छा इतने था, स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित, मतलब ठीक है। हम लोग भारतीय लौह इस्पात कंपनी देख लिए, बर्नपुर, मैसूर आयरन स्टील वर्क्स, अब विश्वेश्वरैया जी के नाम पर हो गया है, जिनके नाम पर अभियंता दिवस मनाया जाता है, इंजीनियरिंग डे। स्टील का बंगाल, ये सब तो हल्का, ये सब नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है वहां चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हम लोग पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किए, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हम लोग आगे कहां? उद्योगों पर फोकस करने लगे। ठीक है, तो इसमें देखो सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, कहां कहां? भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई यानी अभी दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, और पूर्व सूबे संघ की सहायता से की गई थी भिलाई। ठीक है, 1959 में इससे उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो सूबे संघ याद रखना है और छत्तीसगढ़ याद रखना, दुर्ग जिला। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में, इसके स्थापना 1959 में ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई। ये सब याद रखिएगा कि कहां सोवियत संघ और कहां जर्मनी, पश्चिम जर्मनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसके स्थापना 1956 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया ब्रिटेन से। तो 3 देश याद रखना अलग अलग।
सेकेंड 5 ईयर प्लान में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था, बता चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना बोकारो स्टील प्लांट, इसके स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नाम के स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना सलेम तमिलनाडु में, सलेम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर हॉस्पेट बेलारी जिला कर्नाटक, बेलारी यहां ब कर दीजिएगा, बेलारी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बनपुर, सलेम और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाने को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। दो 2014 में भारत चीन, जापान और यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम लगाया गया, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में लगाया गया। ठीक है, स्पंज आयरन एक मिनट हमको देख लें तो, क्या कि हम वही सोच रहे थे मन में, क्योंकि पहले तो हम ये कर देते थे लेकिन अभी बहुत दिन से हम देखे नहीं है। वो पोरस टाइप का रहता है, हम देखे स्पंजी इसको बिना पिघलाए जो है ना, स्पंज आयरन को कार्बन के सहायता से बिना पिघलाए इसको सीधे जो है शुद्ध आयरन अयस्क निकालते हैं, उसको स्पंज आयरन कहते हैं। माने ओर होता है ना अयस्क, उसमें अशुद्धियां रहती हैं और इसको जो है बिना पिघलाए, बिना लिक्विड फॉर्म में लाए जो है इसके अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं स्पंज आयरन। ठीक, और उसमें जो है भारत का उत्पादन में भारत का स्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कोस्टल जो स्टील कंपनी ये फैक्ट्री है विशाखापट्टनम लगाया गया। अल्युमिनियम उद्योग, भारत में अल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। आसनसोल में जेके नगर। 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मूरी अभी झारखंड में है, केरल के अलवाय, केरल के अलवाय, ये और के ऊपर में बिंदु हटा दीजिए, अलवाय पश्चिम बंगाल के बेलूर, पश्चिम बंगाल के बेलूर, बेलूर मठ जो है, और ओडिशा के हीराकूट में स्थापित किए गए। ठीक, अल्युमिनियम का। हिंदुस्तान अल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई थी। सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला रेणुकूट। मद्रास अल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मेट्टूर में स्थापित की, कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कहां है? कावेरी नदी पर। भारत की प्रमुख अल्युमिनियम कंपनियां बाल्को सोवियत संघ की सहायता से कोरबा और कोयना में, नाल्को फ्रांस की सहायता से दामनजोड़ी उड़ीसा में, हिंडाल्को यूएसए की सहायता से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, इंडाल्को कनाडा की सहायता से जेके नगर पुरी अलवाय में, 3 जगह। माल्को इटली चेन्नई मेट्टूर और सलेम में, वेदांता जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा में। अल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। झारसुगुड़ा में भी झारखंड है, वहां नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित अल्युमिनियम संयंत्र परिवार परिसर। अल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर में है नाल्को का। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूती वस्त्र उद्योग
आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समय फोर्ट ग्लॉस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में कावस जी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में, क्योंकि वहां काली मिट्टी है। अन्य प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहां पे पहली सूती कपड़ा मिल शुरू हुई थी। ये ठीक है ना, उसके बाद ही है ना, ये ज्यादा घूम गया। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के जीडीपी में यह उद्योग 4% और देश के निर्यात आय में 11% योगदान करता है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट उद्योग के बारे में बात कर लें। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है। सोने का रेशा है? अच्छा, इसका पहला कारखाना कोलकाता के समय रिसर नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात, निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान पश्चिम बंगाल टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, किनारा, उलबेरिया, सीतारामपुर, बजबज, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर। ठीक है। अच्छा, बांसबेरिया, कान किनारे, ये सब ठीक है। ऐसे प्रमुख क्या इसको पढ़ना है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर में। बिहार पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। ये सब में कुछ है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। हम लोग से भी ज्यादा जूट पैदा करता है बांग्लादेश। चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का बहुत सारा जिला है, बिहार का है सारा देख लेना, मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज सब उधर ही है। और सब जो है ले लिया अपना चीनी मिल का। ये मरोड़ा, सासा मूसा, गोपालगंज में सासा मूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमनगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि। महाराष्ट्र मंदसौर, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल वेलडांगा, पलासी, हावड़ा और मुर्शिदाबाद। पंजाब हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर और हरियाणा जगधारी और रोहतक। ये सब देख जाइएगा। तमिलनाडु अर्काट जिला, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा और साबलकोट। ठीक है। राजस्थान गंगानगर, भोपाल सागर। संघीय कार्यपालिका पॉलिटी। संघीय कार्यपालिका भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हो गया, आ गया पॉलिटी। ठीक।
भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक प्रधान जो है कार्यपालिका के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल ही है। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट, यदि कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अध्यक्ष किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। अगला, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संगमनीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55, यानी जिसकी जितनी संख्या रहेगी सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, उसके जीतने के चांसेस उतने ही अधिक रहेंगे, मेजोरिटी में वो भी। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद जो है धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर देता है। आर्टिकल 56, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। आर्टिकल 77 का 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन का नियम बनाएगा। भारत कब तक के राष्ट्रपति? पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को से बने थे, जबकि शपथ ले रहे थे 24 जनवरी को ही। 13 मई 1962 तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 67 तक ही, ये लगभग 2 साल ही रह पाए, नहीं सॉरी 5 साल, 5 साल, हाँ यहाँ हम इसमें आ गए थे, ठीक हम उसमें गए थे, यहाँ देख लिए सीधे। हाँ, दोनों जो जाकिर हुसैन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को, लेकिन ये 3 मई 1969 को जो इनकी मृत्यु हो गई, 10 दिन पहले, 2 साल कम में ही। वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी जो थे ये पहले राष्ट्रपति थे जिनको द्वितीय चरण की मतगणना में जिनके लिए जाना पड़ गया था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज में नीलम संजू रेड्डी थे। तो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1970, यही 2 लोग थे जिनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल में। नीलम संजू रेड्डी आंध्र प्रदेश में खेती करने चले गए थे, फोन गया आइए वापस, किस्मत खिल गई है। नीलम संजू रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति, एकमात्र निर्विरोध, कोई अपोजिशन नहीं था। 25 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 1982 तक ज्ञानी जैल सिंह जी 82 से 87, आर वेंकट रमन 87 से 92, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
92 से 97, के आर नारायणन 97 से 2002। ग्यारहवां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा पाटिल, 13वां प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू। सबका डेट जो है 5-5 साल के ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो है 2022 में बनी है, तो 2027 तक जो है ये राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति 20 जून 1958 कौन है? हैं? वीवी गिरी। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1978 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अच्छा वीवी गिरी 3 मई, अच्छा उनका ये दिए हुए है 20 जुलाई, अच्छा साल उधर इधर के 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और डॉक्टर बी डी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अभी तक ये चला रहा है क्या? हमारा द्रौपदी मुर्मू, तभी स्टार लगाए हुए। राष्ट्रपति निम्न में 5 साल से पहले भी पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा 56 के 2 में। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61, महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 31 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण का मतलब कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, आप उसको न ये करके उससे अतर हट के कोई बातें कर रही हैं। संविधान से ये क्या लिखता है, क्या लिखा हुआ है? संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन, अतिक्रमण, हाँ, कि कोई उसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है, उसको अतिक्रमण करना होता है। आप इधर से पढ़ के जा रही हैं और रास्ते में कोई आपको परेशान करे तो आप इरिटेट होइएगा, तो उसी टाइप का ये एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, आपके अधिकार में अतिक्रमण। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 61, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। सदन के उस सदन जिस महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाले आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस चीज से राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीनों के अंदर भरना होता है, ठीक है। फिर अगला, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन अधिकारी की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अगर 5 साल पूरा करने से पहले इलेक्शन हो जाएगा, छोड़ेंगे भले 25 जुलाई को, लेकिन उससे पहले इनका इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। 1 सप्ताह 10 दिन पहले हम लोग जानते थे कि राष्ट्रपति महोदय कौन है हम लोग के। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि भी की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति को पहले ही कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी जो है वो रिटायर कर जाए 5 वर्ष की समाप्ति के कारण, ठीक है, तो उनको फिर निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62 का प्रोविजन 1। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर पद धारण कहीं नहीं कर लेता है, अनुच्छेद 56(1) का ग।
ऐसी दशा में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया है और यह उपबंधित करता है, उसका मतलब अधिनियम, कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उसे उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हो तो फिर किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसके नहीं रहने पर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उसे उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, आज तक हम ऐसा नहीं जाने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो वेतन है आयकर से मुक्त नहीं होता है। हाँ, उनको भी टैक्स देना होता है। रामनाथ कोविंद जी खुद बताए हैं। रामनाथ कोविंद जी बोले कि कौन बोलता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, टैक्स लगता है हम लोगों पे। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, 5 लोगों को लेकर चल सकते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाता है। हो गया क्या? इस आगे नहीं है, मतलब इसमें नहीं होगा। हाँ हाँ समझ रहे हैं। रोज 20 पेज का है वो। हाँ नहीं है, 20 पेज हो गया, 1.5 घंटा हो भी गया। ठीक है, 8 बज भी गया था। चलिए, इसका क्या कल टेस्ट है? हाँ, शाम में 4 बजे टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, जो पीडी जनवरी महीने का पीडी से, और क्या उसमें होगा, टेलीग्राम पे नहीं डाला हुआ है क्या? है यूट्यूब पे डाल दिए हैं, यूट्यूब पे डाला हुआ है। हाँ वीडियो देख लीजिए।